Hello friends and welcome to the exams made simple and today is 9th of March 2023 लेकर के आए हैं हम आज का न्यूज़पेपर एनालिसिस। अब एक्चुअली ये न्यूज़ आइटम्स आपके हिंदू के ही हैं बट आज द हिंदू न्यूज़पेपर आया नहीं क्योंकि कल होली का दिन था। अगर आप हिंदू वेबसाइट खोलेंगे तो बोलेगा कि हिंदू का न्यूज़पेपर एडिशन आ जाने, तो प्रिंट एडिशन नहीं आता है लेकिन न्यूज़ आइटम्स आपके फिर भी वेबसाइट में अवेलेबल रहते हैं। वहाँ से हमने जो भी इंपॉर्टेंट प्रीलिम्स के लिए आपके लिए न्यूज़ है वो निकाल ली है और ये कुछ क्वेश्चंस के साथ में वो न्यूज़ आपको प्रेजेंट कर देता हूँ। पहला सब बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चंस है। पहला सवाल है मनी इल्यूजन। इट्स अ फ्रेज क्वाइंड बाय कीन्स इज मेनली कॉज्ड बाय इग्नोरेंस ऑफ द रियल डेट्रीमेंटल इफेक्ट ऑफ। मनी इल्यूजन इनमें से किसके डेट्रीमेंटल इफेक्ट को ना जानने के कारण होता है? ऑप्शंस आर हाई अनएम्प्लॉयमेंट, सेकंड इन्फ्लेशन, थर्ड लो इंटरेस्ट रेट या डी रिसेशन। लेट मी टेल यू द आंसर। अच्छा, आंसर तो मैं आपको बताऊंगा लेकिन आप लोग से रिक्वेस्ट ये रहेगी कि प्लीज़ डू लाइक द वीडियो। पहली चीज़ तो ये लाइक ज़रूर करें वीडियो को, अगर आप में से किसी ने नहीं किया है तो प्लीज़ डू दैट। दूसरी चीज़, आप हमारे ऐप को ज़रूर डाउनलोड कर लें। ये पूरी नोट्स, ये पूरी न्यूज़ आइटम्स और नोट्स पूरे आपको वहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगे। स्टडी मटेरियल नाम का एक सेक्शन रहता है, वहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है ना। इसके अलावा जो भी फुल कोर्स ज्वाइन करना चाहता है वो हमारी वेबसाइट से उसको ज्वाइन कर सकता है। धीरे धीरे हालांकि हम ऐप में भी डाल रहे हैं कोर्सेज, लेकिन आप अभी ऐप से अगर कोई दो कोर्सेज डले हैं, हिस्ट्री का और साइंस एंड टेक्नोलॉजी और इन्वायरमेंट का, तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर लें। दे आर मोर देन इनफ फॉर योर प्रीलिम्स एज वेल एज योर मेंस एज वेल, तो आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। आगे मूव करते हैं तो इसका आंसर मैं आपको बता दूँ। द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज बेसिकली इन्फ्लेशन। तो याद रखिएगा, जो डेट्रीमेंटल इफेक्ट होता है इन्फ्लेशन का, जब हम वो नहीं जानते, इस कारण से आपका क्या होता है, मनी इल्यूजन होता है। मनी इल्यूजन का मतलब जैसे मान लो क्या होता है, आपने देखा होगा कि आपका डीए बढ़ रहा है, सपोज करो डीए, जिसको डियरनेस अलाउंस बोलते हैं, वो महंगाई के कारण होता है ना। तो धीरे धीरे जैसे जैसे आपका डीए बढ़ेगा वैसे वैसे आपकी सैलरी बढ़ेगी, तो आपको क्या लगेगा कि यार मेरी सैलरी बढ़ रही है, मेरे पास पैसे ज़्यादा हो रहे हैं, बट एक्चुअली दैट इज़ अ इल्यूजन। क्यों? क्योंकि आपको यही नहीं पता कि इन्फ्लेशन, महंगाई बढ़ रही है, इसीलिए तो आपका डीए बढ़ रहा है, इसीलिए तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। दूसरा सवाल देख लेते हैं। यहाँ पे सवाल है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला स्टेटमेंट कह रहा है फिलिप्स कर्व इट्स एन इकोनॉमिक कंसेप्ट स्टेटिंग दैट इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट हैव अ स्टेबल एंड इनवर्स रिलेशनशिप, ठीक है ना। कह रहा है कि क्या इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट का जो है वो क्या है, स्टेबल एंड इनवर्स रिलेशनशिप इज देयर, ठीक है ना। दिस इज व्हाट द फिलिप्स कर्व इज। सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है स्टैगफ्लेशन इज अ इकोनॉमिक सिनेरियो वेयर एन इकोनॉमी फेसेस हाई इन्फ्लेशन एंड लो ग्रोथ एंड हाई अनएम्प्लॉयमेंट एट द सेम टाइम, ठीक है। तो अब आपसे पूछ रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। इनमें से कौन से स्टेटमेंट्स जो है वो इनकरेक्ट है, ठीक है। तो वैसे अगर हम देखें तो बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं, दोनों में से कोई भी इनकरेक्ट नहीं है। क्यों नहीं है इनकरेक्ट? क्योंकि फिलिप्स कर्व अगर आप देखें इट्स अ इकोनॉमिक कंसेप्ट जहाँ पे विच स्टेट्स दैट इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट हैव स्टेबल एंड इनवर्स रिलेशनशिप, तो ये भी बिल्कुल सही है। जो ये इकोनॉमिक कंसेप्ट है जो कहता है इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट, जैसे जैसे देखो क्या होता है, जैसे जैसे इन्फ्लेशन आपका बढ़ेगा, आपके या आपका इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो आपका अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा। इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप होता है। क्यों ऐसा कहा जाता है? लेट मी टेल यू, लेट मी ड्रॉ दैट फॉर यू। अगर आप ये समझें कि अगर इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, इन्फ्लेशन अगर बढ़ रहा है मतलब आपकी ग्रोथ बढ़ रही है, ग्रोथ बढ़ रहा है मतलब प्रोडक्शन बढ़ रहा है, प्रोडक्शन बढ़ रहा है मतलब यूनिट्स बढ़ रही है, यूनिट्स बढ़ रही है मतलब जॉब्स बढ़ रहे हैं, तो अनएम्प्लॉयमेंट तो डिक्रीज हो गया ना। तो इन्फ्लेशन के बढ़ने पे अनएम्प्लॉयमेट डिक्रीज होगा। और वहीं पर अगर इन्फ्लेशन घट रहा है, इन्फ्लेशन बहुत कम होता जा रहा है, महंगाई बिल्कुल कम होती जा रही है, इसका मतलब धीरे धीरे आपकी प्रोडक्शन यूनिट भी कम होती जा रही है। और अगर प्रोडक्शन यूनिट कम होती जा रही है तो इसका मतलब यह है कि फिर आपका प्रोडक्शन यूनिट अगर कम होगी तो इसका मतलब है कि फिर आपका जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि प्रोडक्शन यूनिट कम होंगे तो लोगों को जॉब से निकाला जाएगा। तो दैट इज द इनवर्स रिलेशनशिप। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। और स्टैगफ्लेशन तो बिल्कुल सही है। तीसरा सवाल है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला स्टेटमेंट कह रहा है व्हेन इकोनॉमी गोज थ्रू अ फेज ऑफ हाई इन्फ्लेशन देयर आर चांसेस दैट अनएम्प्लॉयमेंट रेट विल फॉल। दिस इज स्टेटमेंट नंबर 1, ठीक है, बहुत अच्छा स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि हाई इन्फ्लेशन कैन लोअर द परचेजिंग पावर ऑफ द कस्टमर, ठीक है ना। तो दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है, हाई इन्फ्लेशन कैन लोअर द परचेजिंग पावर ऑफ द कस्टमर। और तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है द आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी हैज़ अ डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, ठीक है। तो ये इनमें से बताना है आपको कौन कौन से स्टेटमेंट जो है वो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, यू हैव टू टेल, ठीक है।
तो लेट मी टेल यू द आंसर नाउ। देखो पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि जब इकोनॉमी हाई इन्फ्लेशन से गुजर रही हो तो चांसेस हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट फॉल करेगा। तो ये तो हमने ऊपर फिलिप्स कर्व में ही देख लिया, ठीक है, तो ये सही हो गया। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है हाई इन्फ्लेशन कैन लोअर द परचेजिंग पावर ऑफ द कस्टमर। बिल्कुल सही बात है, अगर इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो आपकी डिस्पोजेबल इनकम जो पहले खरीद सकती थी चीजें वो कम खरीद पाएंगी, तो परचेजिंग पावर तो आपकी घट गई ना। एंड तीसरा कह रहा है आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी का डायरेक्ट इंपैक्ट होता है इन कंट्रोलिंग द कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। ये गलत स्टेटमेंट है। आरबीआई का जो बेसिकली इंपैक्ट होता है वो डिमांड की तरफ होता है, ना कि कॉस्ट पुश। कॉस्ट पुश में इसलिए नहीं होता क्योंकि अब जो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन है दैट इज ऑन द रॉ मटेरियल्स की कॉस्ट और इन सबके इंपैक्ट पे होता है, ठीक है। तो मॉनेटरी पॉलिसी का कोई डायरेक्ट इंपैक्ट नहीं होता है इन कंट्रोलिंग द कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, ठीक है। तो ये आपको इंपॉर्टेंट, जैसे फ्यूल की प्राइस है, फ्यूल की प्राइस पे आरबीआई की पॉलिसी का कोई इंपैक्ट नहीं, वो इंटरनेशनली रेगुलेट हो रही है। तो दैट इज अ थिंग व्हिच इज देयर। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। अब आते हैं हम न्यूज आइटम्स की तरफ बढ़ते हैं। तो पहला जो न्यूज आइटम है वो है मनी लॉन्ड्रिंग लॉज विल नाउ कवर क्रिप्टो करेंसी ट्रेड। अब इन्होंने गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली कल ही नोटिफिकेशन दिया है जिसमें उन्होंने कहा कि जो क्रिप्टो करेंसी ट्रेड है नाउ दैट विल बी कवर्ड अंडर द मनी लॉन्ड्रिंग लॉज, यानी कि पीएमएलए जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है 2002 का एक्ट, उसके अंतर्गत अब क्रिप्टो करेंसी के ट्रेड को मॉनिटर किया जाएगा। तो गवर्नमेंट ने इंपोज कर दिया है मनी लॉन्ड्रिंग प्रोविजंस ऑन द क्रिप्टो करेंसीज और वर्चुअल एसेट्स, क्योंकि वो डिजिटल एसेट्स के ऊपर अपना जो ओवरसाइट है उसको टाइट करना चाहते हैं। तो कल गैजेट नोटिफिकेशन आया जिसमें फाइनेंस मिनिस्ट्री ने कहा कि एंटी मनी लॉन्ड्रिंग लेजिस्लेशंस शैल बी अप्लाई टू द क्रिप्टो ट्रेडिंग नाउ, है ना। क्रिप्टो ट्रेडिंग के ऊपर एंटी मनी लॉन्ड्रिंग वो भी लगेंगे, और जो भी क्रिप्टो एक्सचेंजेस हैं उनको तुरंत किसी भी सस्पिशियस एक्टिविटी के होने पे फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट यानी FIU इंडिया, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया जो है उसको सूचना देनी पड़ेगी तत्काल। तो नोटिफिकेशन में ये लिखा था नीचे जो मैं आपको बता रहा हूँ, एक्सचेंजेस बिटवीन वर्चुअल एसेट्स एंड फिएट करेंसीज, exchanges between one or more virtual digital assets, transfer of virtual digital assets, safekeeping of administration of virtual digital assets, or instruments enabling control over the virtual digital assets, and participation in and provision of financial services related to issuers offer and sale of virtual digital assets will now be covered by Prevention of Money Laundering Act 2002। तो ये लिखा हुआ था। FIU जो जिसका नाम है फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट, वो मैं आपको बता दूं कि इट इज एन ऑर्गेनाइजेशन अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू विच कम्स अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है ना। डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंतर्गत आता है एंड ये कलेक्ट करता है फाइनेंशियल इंटेलिजेंस अबाउट ऑफेंसेस अंडर द PMLA 2002। तो ये फाइनेंशियल इंटेलिजेंस कलेक्ट करता है रिगार्डिंग द ऑफेंसेस विच आर अंडर द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002, ठीक है ना। 2004 में इसको सेटअप किया गया था, जो फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट है 2004 में सेटअप किया गया था, एंड इट रिपोर्ट्स डायरेक्टली टू द इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट विच इज हेडेड बाय द फाइनेंस मिनिस्टर। तो इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट जो होती है उसको इकोनॉमिक इंटेलिजेंस काउंसिल जो होती है, इकोनॉमिक इंटेलिजेंस काउंसिल, उसको हेड कौन करता है, फाइनेंस मिनिस्टर, उसको डायरेक्टली रिपोर्ट करती है। सेकेंड जो न्यूज आइटम है वो है नासा हैंड्स ओवर निसार सैटेलाइट टू इसरो। तो नासा ने निसार सैटेलाइट जो है वो इसरो को हैंड ओवर कर दी है। अब मैं आपको बता दूं कि निसार जो है वो नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार, फुल फॉर्म जो है इसका निसार का वो है नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार। इट्स अ लो अर्थ ऑर्बिट ऑब्जर्वेटरी, लो अर्थ ऑर्बिट ऑब्जर्वेटरी है विच इज जॉइंटली डेवलप्ड बाय नासा एंड इसरो। इसरो के अकॉर्डिंग निसार जो है इट विल मैप द इंटायर ग्लोब इन 12 डेज, इट विल मैप द इंटायर ग्लोब इन 12 डेज एंड प्रोवाइड स्पेशली एंड टेम्पोरली कंसिस्टेंट डेटा for understanding changes in the earth ecosystem, ice mass, vegetation, biomass, sea level rise, groundwater, natural hazards including earthquakes, tsunamis, volcanoes and landslide। तो consistent data भी देगा ताकि हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है ice mass, vegetation, biomass, sea level rise, groundwater, natural hazards, earthquakes, volcanoes और इन सब की रिगार्डिंग डेटा, और 12 दिनों के अंदर ये निसार जो है पूरे ग्लोब को मैप कर देगा। दिस इज व्हाट हैज बीन सेड। इट्स अ 2800 किलोग्राम सैटेलाइट, 2800 किलोग्राम की सैटेलाइट है। इसमें L बैंड और S बैंड के सिंथेटिक अपर्चर रडार इंस्ट्रूमेंट्स का यूज किया गया है। जो L बैंड के रडार है वो नासा ने प्रोवाइड किए हैं, और जो S बैंड है वो इसरो की तरफ से आया। याद रखेगा S बैंड रडार जो कि जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल GSLV लॉन्च सिस्टम के अंतर्गत आता है, तो वो इसरो ने प्रोवाइड किया है ना। याद रखें, दिस इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी।
तीसरा जो प्रोजेक्ट है वो है मिलेट गिव अवे। याद रखिएगा, एक प्रोग्राम का नाम है मिलेट गिव अवे। स्मॉल फार्मर्स एग्री बिजनेस कंसोर्टियम, याद रखिएगा, इट्स अ सोसाइटी प्रोमोटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है ना। स्मॉल फार्मर्स एग्री बिजनेस कंसोर्टियम, इट्स अ सोसाइटी विच इज प्रमोटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर ऑफ इंडियन गवर्नमेंट। इसने लॉन्च किया है एक स्पेशल मार्केटिंग कैंपेन। इसने क्या लॉन्च किया है? स्पेशल मार्केटिंग कैंपेन जिसका नाम है मिलेट्स गिव अवे। अब इस कैंपेन का एम है टू प्रमोट डायरेक्ट परचेज फ्रॉम स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। तो जो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है उनके लाइवलीहुड को, मतलब फार्मर्स के लाइवलीहुड को सपोर्ट करने के लिए कैंपेन का एम ये है कि डायरेक्ट परचेज की जा सके स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू मिलेट्स का। मिलेट्स गिव अवे कैंपेन इनकरेज करता है सिटीजन्स को टू परचेज मिलेट्स डायरेक्टली फ्रॉम द फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस एंड इसके अलावा ये खरीदा जा सकता है ONDC, यानी कि जो आपका ONDC का माई स्टोर वाला ऑप्शन है, वहां से आप इसको खरीद सकते हैं। 2023 आप सबको पता है कि इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के रूप में ऑलरेडी डिक्लेयर किया जा चुका है। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी। अगली जो न्यूज़ है वो है बाहुबली के रिगार्डिंग। बाहुबली क्या है? सो रिसेंटली इंडिया ने एक मेजर फीट मतलब अचीव किया है इन द आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव। इसके अंतर्गत उन्होंने वर्ल्ड का पहला लगभग 200 मीटर लंबा बैम्बू क्रैश बैरियर इस्टेब्लिश किया है। तो 200 मीटर लंबा बैम्बू क्रैश बैरियर जिसका नाम है बाहुबली, इट हैज़ बीन इस्टेब्लिश्ड ऑन वानी वरोरा हाईवे इन विदर्भ महाराष्ट्र। तो वानी वरोरा हाईवे इन विदर्भ महाराष्ट्र, वहां पे ये स्टैब्लिश किया गया है एंड हैज बीन एक्रेडिटेड बाय द इंडियन रोड कांग्रेस एंड प्रोवाइड्स एन इको फ्रेंडली अल्टरनेटिव टू स्टील बैरियर्स विद हायर रिसाइकलिंग वैल्यू। तो ये इको फ्रेंडली अल्टरनेटिव प्रोवाइड करेगा टू द स्टील बैरियर्स विद हायर रिसाइकलिंग वैल्यू। ऑब्वियसली बैम्बू का यूज किया जा रहा है इन ऑर्डर टू एस्टैब्लिश दिस क्रैश बैरियर एंड ऑल, तो उसमें बैम्बू का इस्तेमाल। इंडिया इज द फर्स्ट कंट्री टू डेवलप इन्वायरमेंटल फ्रेंडली क्रैश बैरियर्स, याद रखिएगा। नेक्स्ट न्यूज आइटम है वर्ल्ड ओबेसिटी फेडरेशन ने रिलीज किया रिपोर्ट जिसका नाम है वर्ल्ड ओबेसिटी एटलस 2023। अब इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो प्रिडिक्ट किया उन्होंने सिग्निफिकेंट राइज इन द ओबेसिटी रेट्स अमंग द चिल्ड्रन एंड एडल्ट इन अफ्रीका with a rise of 14% from 5% in child obesity rates and 31% rise from 18% in adult women by 2035. A report also warned that over half of the world population could be overweight or obese by 2035 with childhood obesity predicted to more than double. तो ये काफ़ी एक बड़े नंबर्स हैं जो कि ओबेसिटी की तरफ कंसर्न राइज करते हैं और जिस तरीके से लोगों की डेथ हो रही है हार्ट अटैक एंड नॉन कार्डियोवास्कुलर डिसीज की तरह, तो ये बहुत ही ज़्यादा एक गंभीर विषय है। अगला जो न्यूज़ है वो है कोलंबिया ने रीओपन कर दिया है मिलिट्री सर्विस टू वुमेन फॉर द फर्स्ट टाइम इन 25 ईयर्स। 25 सालों के बाद मिलिट्री सर्विस वुमेन के लिए कोलंबिया ने ओपन की है। कोलंबिया आप सबको पता है कि साउथ अमेरिकन कंट्री, काफ़ी मतलब फेमस साउथ अमेरिकन कंट्री है और ये आप याद रखिएगा, है ना। और आई थिंक वेनेजुएला इक्वाडोर से बॉर्डर भी शेयर करती है ना, तो ये आप याद रख सकते हैं। आर्मी वहाँ पे जो है कंपलसरी मिलिट्री सर्विस है मेन को फ्रॉम 18 to 24, 18 से 24 साल के बच्चों के लिए कंपलसरी है वहाँ पे मिलिट्री सर्विस फॉर मेन एंड द आर्मी रिलाइज हेविली ऑन द यंग रिक्रूट्स एंड नाउ अब विमेन को भी उस पर ओपन किया जाएगा। अगली न्यूज है BSE यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो है और UN विमेन और BSE ने मिलकर के एक प्रोग्राम लॉन्च किया जिसका नाम है फिन एम्पावर, याद रखेगा। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज प्लस UN विमेन के द्वारा लॉन्च किया गया है। अब ये एक्चुअली 1 साल का लॉन्ग कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम है। इट्स अ 1 ईयर लॉन्ग कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम BSE और UN विमेन के अंतर्गत ये किया जाएगा फिनेंशियल सिक्योरिटी को प्रमोट करने के लिए, ठीक है ना। इंटरनेशनल वुमेंस डे था, उसी के अंतर्गत एक कोलैबोरेट किया गया था रिंग द बेल फॉर जेंडर इक्वलिटी सेरेमनी की गई थी जिसमें BSE प्लस UN विमेन ने मिलकर के किया है, ठीक है ना। याद रखिएगा। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग ऑल दीज। सो दैट इज इट फॉर द डे फ्रेंड्स। ये आज के दिन में यही 7 न्यूज आइटम, एडिटोरियल कुछ आया नहीं था, तो यही न्यूज आइटम से 7 जो कि आप प्रीलिम्स के लिए तैयार कर लें। क्वेश्चंस मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।